So good morning everyone. I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So आज 4 सितंबर 2020 है. डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर्स टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरभ पांडा. IAS एग्जाम की अगर आप तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 7th से एक कोर्स लॉन्च हो रहा है. अगर आप प्रीलिम्स 2020 का कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इस कोर्स के अंदर हम लोग जो 1.5 साल के करंट अफेयर्स उनके पॉसिबल MCQs को करेंगे. सो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. उसके बाद 5 अक्टूबर से एक कोर्स इंपॉर्टेंट लॉन्च हो रहा है जिस पे मेंस आंसर राइटिंग करेंगे. तो ये लगभग 3 मंथ्स तक कोर्स ये आपका चलेगा. और इसी तरीके से IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब कोर्सेस आपके आएंगे. ऑल दीज कोर्सेज आर प्रेजेंटेड बाय मी. और करंट अफेयर्स के भी कोर्सेस आपके डेली जो आते हैं वो तो डेली बेसिस का जो करंट अफेयर्स है वो आपका हर मंथ आता है, तो वो आप के लिए भी अवेलेबल रहेगा. इसके अलावा भी 80+ टॉप एजुकेटर्स के भी काफ़ी सारे कोर्स है. तो ये सारे कोर्सेस आप कर सकते हो. अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन लेना 1 ईयर या 2 ईयर्स तक का. यूज़ दिस कोड SP Live. जैसे ही कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. यहाँ पे आपके पास EMI ऑप्शंस भी हैं. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसमें आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक अवेलेबल रहेगा. सो अगेन यूज़ दिस कोड SP Live. अगेन द अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे. सो आप अपना अटेंडेंस जरूर से दें, अपना नाम जरूर से बताएं, आप कहाँ से, ये भी आप जरूर से बताएं. चलिए पहला टॉपिक देखते हैं. इंडिया नाउ इन टॉप 50 ऑन ग्लोबल इनोवेशन लिस्ट. सो इंडिया की रैंक 48th है इस बार, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज़ की गई है. तो 131 कंट्रीज़ में हमारी जो रैंकिंग है वो 48th है, मतलब हम टॉप 50 में हैं. एक बड़ा अचीवमेंट है. इसमें से बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई की बात की जाए तो टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी हॉटस्पॉट में कंसिडर किया गया है. हाई इनकम कंट्रीज़ जैसे स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, US, UK, नीदरलैंड, ये इनोवेशन रैंकिंग में हाई उनकी रैंकिंग है. और विथ सेकेंड एशियन इकोनॉमी साउथ कोरिया ज्वाइनिंग द टॉप 10. साउथ कोरिया टॉप 10 में है. सिंगापुर रैंक एट द 8th पोजीशन. सिंगापुर की रैंकिंग अगर देखा जाए तो 8th पोजीशन है. सो GII की बात की जाए तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रैंक मतलब ये GII आपकी ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ होती है और ग्लोबल इकोनॉमीज़ को रैंक किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इनोवेशन कैपेबिलिटीज़. लगभग 80 इंडिकेटर्स आपके होते हैं, तो इंडिकेटर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. टुगेदर विथ 3 अदर कंट्रीज, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, इनका भी अच्छा ग्रोथ रहा है. विपो के जो डायरेक्टर हैं प्रेजेंटली वो हैं डायरेक्टर जनरल हैं आपके फ्रांसिस ग्योरी, तो याद रखना है. सो ये अलग अलग एरियाज़ हैं, तो ये रैंकिंग सबकी आपको याद नहीं रखना है. सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ओवरऑल में हमारी 48th रैंक है. इसके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं जैसे नॉलेज टेक आउटपुट में 27, मार्केट सोफिस्टिकेशन में 31, बिजनेस सोफिस्टिकेशन में 55, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च में 60, इंस्टीट्यूशन में 61, इंफ्रास्ट्रक्चर में 75, क्रिएटिव आउटपुट में 64. अलग अलग आपकी ये रैंकिंग है. वाटर हीरोज़ कॉन्टेस्ट 2.0. सो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का टू मेक वाटर कंजर्वेशन पीपल्स मूवमेंट, जिसमें जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें. और इसी के लिए आपका वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरी कॉन्टेस्ट सितंबर 1, 2020 से आपका शुरू किया गया. इसका एम यही है कि पीपल वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उनके बीच में बढ़े. और थ्रू दिस वाटर हीरो कॉन्टेस्ट लोगों के अंदर जैसे अलग अलग अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उस एक्सपीरियंस को लोग जानेंगे. बेस्ट प्रैक्टिसेस वाटर कंजर्वेशन के लोगों तक पहुंचेगा और वाटर कंजर्वेशन के लिए वो एफर्ट लेंगे. नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो है वो है OBC सब कैटेगराइजेशन. ठीक है, ये जो टॉपिक है दिस इज़ OBC सब कैटेगराइजेशन. एक ये टॉपिक है, पहले ये देख लेते हैं. यहाँ पे ये टॉपिक बेसिकली रिलेटेड ये है कि जो पाकिस्तान ने ये ट्राई किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के में 2 इंडियंस को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट की कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाए. इस चीज़ को रोका गया है. कुछ कंट्रीज़, आई थिंक जर्मनी है, उसने उसको अपोज़ किया था, और भी कुछ देश है उन्होंने अपोज़ किया था, और इस प्रपोज़ल को रोका गया. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर आप बात करते हैं तो बेसिकली इसमें आपके टोटल 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट 15 मेंबर्स होते हैं. और जो नॉन परमानेंट है उनका 2 इयर्स का टर्म होता है. इंडिया भी 2020-21 से नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है. इसमें इंडिया के पास भी काफ़ी अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. नेक्स्ट देखते हैं OBC सब कैटेगराइजेशन. तो हमने अभी डिस्कस भी किया था 1-2 दिन पहले भी. सो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो SC पॉपुलेशन है उनके लिए भी एक सब कैटेगराइजेशन. देखो जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का बेनिफिट सब तक पहुँचे.
तो स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि अगर आपको लगता है कि सर्टेन जो विद इन एससी कम्युनिटी वो डेवलप्ड नहीं, तो उन्हें जो भी रिजर्वेशन एससी को दिया जा रहा है उसके विद इन सब क्लास आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से ओबीसी के लिए भी कहा जा रहा है, जो 27% रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट सब तक रीच करे, ठीक है। लगभग 2600 कम्युनिटीज़ इसका पार्ट है, तो सब तक इसका बेनिफिट पहुँचे। तो इसी के लिए एक कमीशन का भी गठन किया गया था, रोहिणी कमीशन जिसे कहा जा रहा है, जिसके जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो किस तरीके से सब कैटेगराइजेशन किया जाए जिससे कि जो बेनिफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। सो ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इनिशियली इसका टेन्योर 12 वीक्स का था, फिर उसको लगातार आपका बढ़ाया जा रहा है और इसमें कई प्रकार के कदम भी उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक कुछ टर्म्स हैं उसको देखते हैं। रिसेंटली हॉलीवुड एक्टर विलियम सैटनर टुक ऑफेंस टू बी कॉल्ड एज सिस, शॉर्ट फॉर सिस जेंडर्ड। सिस जेंडर्ड का मतलब क्या होता है? Cisgendered is used to define people whose gender identity matches the identity assigned to them at birth. So birth में जो आइडेंटिटी आपको बोलेगी कि आप बॉय है या गर्ल है या जो भी आइडेंटिटी है वो आपका मैच कर रहा है। सो जब भी चाइल्ड बॉर्न होता है उसे सर्टेन जेंडर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डिफाइन की जाती है। मैनी बिलीव दैट जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ग्रोइंग अप द चाइल्ड मे और मे नॉट कन्फर्म टू द बर्थ आइडेंटिटी। तो ये ज़रूरी, मतलब धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो करेगा तो जो आपने उसको जेंडर असाइन किया है बॉय या गर्ल का, वो उसको ना माने, ऐसा कहा जाता है। तो अगर माना जाता है, जो उसको बॉय बोला गया तो आखिर तक वो अपने आप को बॉय ही मानता है, ये गर्ल बोला गया तो आखिर तक अपने आप को गर्ल ही मानती है, तो सिस जेंडर भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ और भी टर्म है जैसे ए जेंडर। सो जो अपने आप को someone who identifies as not belonging to any gender, किसी भी जेंडर से बिलोंग नहीं करता। इसी तरीके से एड्रोगाइनस, someone who identifies as neither man, जो आपको ना ही मैन ना ही वुमेन मानते हैं। बाई जेंडर, someone who identifies both men and women। नॉन बाइनरी, जो रिजेक्ट करता है बाइनरीज ऑफ मेल एंड फीमेल को। उसके बाद आपका जेंडर फ्लूइड, इसका मतलब someone whose gender identity changes। इस तरीके से आपका जेंडर क्वेश्चनिंग, समवन हु इज़ एक्सप्लोरिंग विच जेंडर दे आइडेंट, मतलब उनको डाउट है कि किस जेंडर से वो बिलोंग करते हैं तो एक्सप्लोर करते रहते हैं। जेंडर क्वेयर, अम्ब्रेला टर्म फॉर पीपल नॉट सब्सक्राइबिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर, जो ट्रेडिशनल जेंडर है उसको नहीं मानते हैं। AFAB, AMAB, असाइंड फीमेल एट बर्थ, असाइंड मेल एट बर्थ। इंटरसेक्स, दोज हु डू नॉट पोजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइदर मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर, जो दोज हु हैव जेंडर आइडेंटिटी बियॉन्ड मेन और वुमेन के बियॉन्ड जो जेंडर आइडेंटिटी है। तो कुछ टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए। फॉर्चून 40 अंडर 40 इन्फ्लुएंसर लिस्ट, तो इसमें बिलियनियर मुकेश अंबानी के दो जो बच्चे हैं ईशा और आकाश, और जो एजुटेक का स्टार्टअप है बाइजू, फाउंडर बाइजू रविंद्रन, वो अमंग द इंडियंस हु हैव डेब्यूटेड ऑन फॉर्चून 40 अंडर 40 लिस्ट। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। और अगर आप देखोगे मिस्टर आकाश एंड मिस ईशा, उन्होंने लॉन्च किया, जियो मार्ट लॉन्च किया है और उसका एम है टू चैलेंज अमेज़न, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये सब चीज़ों को चैलेंज करना। सो ये 40 इन्फ्लुएंशियल पीपल अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज इन 5 कैटेगरीज आइडेंटिफाई किया गया। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, और इन सब में। नेक्स्ट है नोविचोक, अ पॉइजन जर्मनी सेज वॉज यूज्ड ऑन एलेक्सी नवेलनी। तो ये नोविचोक क्या है? ये एक नर्व एजेंट है, जर्मनी के अकॉर्डिंग ये यूज़ किया गया है टू पॉइजन एलेक्सी नावाल्नी, जो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के क्रिटिक थे, ठीक है। ही वॉज इन कोमा इन बर्लिन हॉस्पिटल और वॉज डेवलप्ड इन सोवियत यूनियन 1970-1980s में। ये जो नर्व एजेंट है ये डेवलप किया गया था। और ये नेम नोविचोक का मतलब होता है न्यू कमर। तो ये इसका मतलब क्या होता है ये आपसे हमें इतना ध्यान नहीं रखना, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना नोविचोक क्या है। ये एक प्रकार का नर्व एजेंट है, एक केमिकल वेपन है ना। सो मॉस्को इज़ नॉट बिलीव टू एवर टू हैव डिक्लेयर्ड नोविचोक और इट्स इंग्रेडिएंट टू द हेग बेस्ड। तो इसने कभी भी, जैसे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन है, इस ट्रीटी का पार्ट है ना, इस ट्रीटी का पार्ट भी है रशिया। तो इसमें ऐसे कोई भी केमिकल जिसको केमिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे केमिकल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ना ही आप उसको उसका प्रोडक्शन कर सकते हो, ना ही उसकी स्टॉक पाइलिंग कर सकते हो, ये आप पे रोक होती है। तो अगर आप इसको करते हो तो ये अगेंस्ट ट्रीटी है।
तो अगर नोविचोक का इस्तेमाल किया गया है रशिया के द्वारा, दैट इज़ अगेंस्ट द ट्रीटी। तो वेपनाइजेशन ऑफ एनी केमिकल ये पूरी तरीके से बैंड है अंडर 1997 का जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नोविचोक को वॉज मेड विथ एग्रो केमिकल्स सो दैट इट्स प्रोडक्शन कुड बी मोर रेडिली बी हिडन। तो एग्रो केमिकल्स मतलब अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में बहुत तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, सो उनको इस्तेमाल करके इसका आपका रखा जाता है। और इसका अगर आप देखा जाए तो ये शेड्यूल्ड 1 केमिकल है, शेड्यूल्ड 1 केमिकल के रूप में इसको रखा जाने की बात की जाती है। और ये बैन भी आपका इस पे लगाया गया है लगातार कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन क्योंकि नोविचोक एग्रो केमिकल्स मतलब कई प्रकार के जो एग्रीकल्चर में जैसे फर्टिलाइज़र या दूसरे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल करके इसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इसे पूरे तरीके से बैन करना भी एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिटेक्टिंग कोरोना वायरस यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको भी आपको ध्यान से समझना है। सो आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करते हो तो इसमें क्या है, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि मास टू चार्ज रेशियो को मेज़र करता है। मास टू चार्ज रेशियो इसको ये मेज़र करता है, ठीक है, चार्ज रेशियो को। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी फ़िलहाल अगर आपको SARS-CoV-2 वायरस को फाइंड करना है, SARS-CoV-2 वायरस जो कि कोरोना वायरस या जिसे हम कह रहे हैं अभी, और या कोविड-19 की बीमारी कॉज करता है, तो ये SARS-CoV-2 का जो आपका जो वायरस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये टेक्निक का इस्तेमाल हम करते हैं। RT-PCR टेस्ट आपका किया जाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी लगता है। अब ये एक नया मेथड डेवलप करने की बात की जा रही है, दैट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर। फिलहाल अगर आप RT-PCR में देखो तो इसमें एक लंबा प्रोसीजर है। पहले आप RNA एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसको cDNA में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको बाद उसको एम्पलीफाई करोगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करके। इस तरीके से आप कदम उठाओगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि RT-PCR यूज़ ना करके हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का फॉलो कर सकते हैं। इसके तहत क्या किया जा सकता है कि जो पेप्टाइड्स हैं, जैसे जो आपके इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जैसे स्पाइक प्रोटीन ये जो वायरस में प्रेजेंट है इसको आइडेंटिफाई करना, या रेप्लिकेस प्रोटीन जो प्रेजेंट है, इन स्पेसिफिक प्रोटीन को मास स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से फाइंड कर लेना। तो ये पहले शुरुआत में थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन बाद में बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं है जो कि RT-PCR के अंदर किया जाता है। इस पर डायरेक्टली आप इन 2 प्रोटीन्स को फाइंड करो और अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब ये वायरस आपके शरीर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सेकुलर मैरिज लॉ वायलेट्स प्राइवेसी टू मैरी। अब देखो यहाँ पे स्पेशल जो मैरिज एक्ट है, सो मेनली जैसे कंसेंटिंग जो एडल्ट्स है जो डिफरेंट रिलीजन कास्ट और वो मैरी करना चाहते हैं, तो इसमें इस एक्ट की अगर आप बात करोगे जैसे सेक्शन 6 है उसके तहत आपको क्या है कि 30 डेज़ के लिए जो सर्टेन डिटेल्स वो पब्लिश की जाती हैं, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, ऑक्यूपेशन, ये सब सारी डिटेल है। अभी कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो डिटेल पब्लिश की जा रही है वो अगेंस्ट प्राइवेसी है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डिटेल पब्लिश की जाती है तो उसमें कोई चाहे तो जाके ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, तो जो कि अगेन प्राइवेसी के खिलाफ है। इसलिए कहा गया कि एक तरफ हम लोग इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज की बात करते हैं, तो ये जो एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो ये प्रयास किया जा रहा है। फ्रांस रिबूट ये टर्म न्यूज़ में है। सो फ्रांस रिबूट बेसिकली क्या है, ये गवर्नमेंट का एक प्लान है, ठीक है। सो इसके तहत 100 बिलियन यूरो खर्चा करेंगे। इसके तहत जॉब क्रिएट करना, जो बिजनेस है उनको सपोर्ट करना, मतलब मेनली जो आपका फ्रांस की इकोनॉमी पूरी तरीके से जो नीचे गई है उसको कैसे रिवाइव किया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक इस प्लान को नाम रखा गया फ्रांस रिब्यूट, ठीक है, रिबूट। ये आपको रिब्यूट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सो इसमें रिनोवेटिंग, बिल्डिंग, बूस्टिंग रेल, मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड 465824210 FR। तो ये आपका एक एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ के पास से जाएगा, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये सितंबर 6 को क्रॉस करेगा अर्थ ऑर्बिट से, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है और इसकी स्टडी जिसे CNEOS भी कहा जाता है, तो इनकी स्टडी कई सारे ऐसे मिशन है जो इनकी स्टडी स्पेसिफिकली इनकी स्टडी आपकी की जाती है, अलग अलग सर्वेज आपके किए जाते हैं। और अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स था एस्टेरॉयड बेसिकली अगर आप देखो तो मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी एस्टेरॉयड्स हैं और ये फ्रेगमेंट्स या रॉकी बॉडीज़ आपके होते हैं या फ्रेगमेंट्स ऑफ दूसरे किसी प्लैनेट के होते हैं। तो ये कई बार दूसरा जो प्लैनेट है उसके फोर्स की वजह से
अर्थ के ऑर्बिट में भी एंटर कर जाते हैं और कई बार अर्थ के अंदर भी एंटर कर जाते हैं और ह्यूज डिस्ट्रक्शन भी कॉज कर सकते हैं अगर वो अर्थ के अंदर एंटर होते हैं। नेक्स्ट है 8 न्यूट्रास्यूटिकल इम्यूनिटी बूस्टिंग। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर ने लॉन्च किया है इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सो ऐसे कई प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, माल बेस्ड न्यूट्रिशन ड्रिंक है, इम्यूनिटी बूस्टर, बहुत सारे ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जो कि आपके अवेलेबल रहेंगे और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बीमारी से लड़ने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स इन्हें न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया अटेंड्स की मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक्स। तो बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। तो एक जो सार्क है, ऐसा कहा जाता है सार्क से अगर आपने पाकिस्तान को माइनस कर दिया इट विल बी इक्वल टू बिम्स्टेक। तो सार्क इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे इसके द्वारा मतलब सार्क जो भी इनिशिएटिव लेता है तो पाकिस्तान उसको रोकने की कोशिश करता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो पाते हैं। तो भारत जो है बिम्स्टेक को जो है प्रमोट करने की कोशिश, एक प्रयास करने की बात की जा रही है। इस पे साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश भी हैं, एक तो म्यांमार है और एक थाईलैंड है। अब यहाँ पे चैलेंज ये रहता है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, ये दोनों कंट्रीज़ ये आसियान को ज़्यादा फोकस करते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उनका इस पर ज़्यादा फोकस होता है और बिम्स्टेक की ज़्यादा रेगुलर समिट्स भी नहीं होती हैं, इसलिए इसको इतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। और ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है। हमारी जो कई तरीके की पॉलिसी हैं, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी बिम्स्टेक ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है, या नेबरहुड फर्स्ट जैसी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी, उसके लिए भी हमारा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 10 मेंबर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का गठन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। सो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 10 मेंबर काउंसिल फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये आपका 10 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का गठन किया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर रीजन में उसको कैसे उसका कंजर्वेशन किया जाए। सो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सैंक्शन हैज़ बीन अकॉर्डेड टू कंस्टिट्यूट अ जम्मू एंड कश्मीर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल। तो इसमें प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट विल बी अ चेयरमैन, ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उसके चेयरमैन आपके होंगे। डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर विल सर्व एज अ मेंबर सेक्रेटरी, और दूसरे भी आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ये सब भी इसका पार्ट होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट है एसफाल्ट रोड मेक सिटी एयर पोल्यूशन वर्स इन समर। अभी कहा जाता है कि रोड बनाने के लिए जो एसफाल्ट का इस्तेमाल होता है, ये जो एसफाल्ट है अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से जैसे गर्मी के टाइम पे हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस रोड के ऊपर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो इसमें कई प्रकार के एमिशंस होते हैं। एमिशन ऑफ सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स, सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स का एमिशन होता है और जो कि एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में है और ह्यूमन हेल्थ को भी ये काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी कही जा रही है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। ऑल्दो ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होता जो कि बहुत लार्ज इम्पैक्ट ओजोन फॉर्मेशन पर करे या ओजोन लेयर पर करे, है ना। ऑल्दो कंपेयर अगर किया जाए तो जो व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स जो अर्बन एरियाज़ में हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, वो ज़्यादा लेवल का पॉल्यूशन आपका कॉज कर सकती हैं। सो मेनली जो टेम्परेचर आपका लगातार बढ़ रहा है, इससे एसफाल्ट से कई प्रकार के जो सेकेंडरी एरोसोल्स हैं या इनका एमिशन आपका होगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड एक्सपीरियंस वार्मेस्ट विंटर ऑन रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड ने एक्सपीरियंस किया वार्मेस्ट विंटर। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वो 1.14 डिग्री सेल्सियस अबव है। तो ये सब साइन है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एटमॉस्फेरिक रिसर्च नीवा 7 स्टेशन टेम्परेचर, इसने कहा है कि 100 साल में न्यूजीलैंड का जो विंटर टेम्परेचर वो वार्मेस्ट है। सब दिखा रहा है कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जैसे लगभग 2020 का विंटर 2020 का टेम्परेचर देखो 25.1 डिग्री सेल्सियस है इन तिमारू, ये देखने को मिला। हाईएस्ट टेम्परेचर तो 100 साल में इसे कहा गया कि वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो ये साइन भी है आपका कि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। which has recently emerged as a winner at the recently concluded All India Management Association चाणक्य बिजनेस सिमुलेशन गेम नेशनल मैनेजमेंट गेम NMG 2020। तो आपको इस पर ध्यान में रखना है, ये आपके इसके विनर हैं वो हैं NTPC। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली आस्क्ड असम राइफल टू शिफ्ट इट्स बेस फ्रॉम हार्ट ऑफ स्टेट कैपिटल आइजवाल टू जोखाव sang at the earliest beside stepping up vigil along the border with Myanmar to check
ड्रग ट्रैफिकिंग। तो ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट बेसिकली है आपका, इस स्टेट का नाम है मिज़ोरम। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। 7 सितंबर से आपका क्रैक प्रीलिम्स 2020 करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ शुरू हो रही। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसमें हम लोग पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स के पॉसिबल MCQs को करेंगे। तो अगर आप प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अक्टूबर 5 से हम लोग आंसर राइटिंग सीरीज़ शुरू करेंगे। पूरे 3 महीने जब तक आपका मेंस है तब तक ये आंसर राइटिंग सीरीज़ चलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपका जो हर मंथ डेली करंट अफेयर का कोर्स आता है वो आपको रहेगा ही। तो ये सारे कोर्सेज मेरे द्वारा प्रेजेंटेड है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ दिस कोड SPLIV। जैसे यूज़ करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। सो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।